पश्चिम बंगाल के चुनाव में कल क्या होने जा रहा है। आज की रात आखिरी रात, और आज की रात एक तरीके से कयामत की रात। और आज की रात जो कुछ होगा वही कल दिन में सामने आएगा। यानी जो आखिरी रात होती है वो हर तरीके से माना जाता है कि आखिरी रात बिल्कुल आखिरी कील ठोकने वाली रात होती है। तो ये आखिरी कील कौन ठोकेगा, ममता बनर्जी या बीजेपी? क्या इस बार कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा या फिर वही होगा जो ममता सालों से पश्चिम बंगाल के अंदर करती आई है? अभी बड़ी खबर मैं आपको यह बता दूं कि जो आईपीएस अधिकारी लगातार अजय पाल शर्मा घूम घूम करके वो अपनी वीडियोस बनवा बनवा करके शेयर कर रहे थे, उनके ऊपर एक्शन हो गया, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई और उनके साथ साथ कई और लोगों पर भी शिकायत दर्ज हुई है। उस खबर पर भी मैं आऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जहां पर दिन दहाड़े बम चल जाते हैं, तो वहां पर आज की रात किस तरह का माहौल होगा, आज की रात कैसे कटेगी, और आज की रात ही सबसे भारी रात है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर चुनाव हो चुका है। कल 142 सीटों पर चुनाव होना है, और कल जिन सीटों पर चुनाव होना है वो ममता बनर्जी के गढ़ वाली सीटें हैं, ममता बनर्जी के पूरी तरह से प्रभाव वाली सीटें हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी क्या कल होने वाले चुनाव में बीजेपी को रोक पाएगी, और क्या कल 142 सीटों में से ममता बनर्जी 110 120 सीटों के आसपास आ पाएगी? क्योंकि अगर उसको सरकार बनाना है तो कल जो चुनाव का चरण है 142 सीटों पर जहां पर वोटिंग होनी है, यहां पर टीएमसी का एक तरफा अगर दबदबा नहीं दिखा तो ममता बनर्जी के लिए चिंता की लकीरें साफ तौर पर खिंच जाएंगी। अमित शाह कह रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव में 152 सीटों पर जहां पर वोटिंग हुई है वहां पर 110 सीटें हमारी आ रही है। 294 कुल सीटें 148 जीतने के लिए चाहिए। और ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब 110 सीटें अमित शाह मान करके चल रहे हैं उनकी आ रही है, 110 मतलब 90-80, और अगर कल वो 90-80 सीटें कम से कम पहले चरण में हासिल कर चुके और कल अगर वो 50 सीटों के आसपास, 40 सीटों के आसपास अगर वो आ गए तो फिर उसके बाद में ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप कहेंगे कि अगर 80 सीटें पहले चरण में आई, कल अगर 40 सीटें आ गई, तब भी 120 सीटें हुई, सरकार बनाने के लिए 148 सीटें चाहिए। यह बात सही है, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 148 सीटें नहीं चाहिए। बीजेपी 120 सीटों में भी सरकार बना लेगी, और ममता बनर्जी 155-60 सीटों पर भी रही तब भी सरकार मुश्किल है। आप सब जानते होंगे, इसके आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पिछली बार ममता बनर्जी 215 सीटों पर थी। अगर ममता बनर्जी किसी तरीके से अपने आप को 180-90 सीटों के आसपास तक ला पाई तो ममता बनर्जी की सरकार 5 साल चलेगी। और अगर ममता बनर्जी वो 155-60 सीटों के आसपास अगर सिमट गई, अगर 155-60 सीटों के आसपास ही ममता बनर्जी की गाड़ी रुक गई तो सरकार बन जाएगी, लेकिन सरकार कब तक बनेगी, कितने दिन की बनेगी, कहा नहीं जा सकता है। अब बड़ी खबर आप देखिए, अभी जो है वो खबर सामने आ रही है कि शिकायत दर्ज हो गई है। अजय पाल शर्मा, उन पर भी शिकायत दर्ज हुई है, महिलाओं से मारपीट का मामला है, और केंद्रीय बलों के खिलाफ वहां पर भी शिकायत दर्ज हो गई है। महिलाओं से मारपीट का आरोप है, आईपीएस अजय पाल शर्मा और केंद्रीय बलों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। फाल्ता में आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और केंद्रीय बलों के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक 27 अप्रैल यानी बीती रात कुछ लोग खुद को सीआरपीएफ का सदस्य बता करके बिना वारंट के घर में घुस गए, परिवार के साथ में मारपीट की, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने एक राजनीतिक दल के पक्ष में वोटिंग देने का दबाव बनाया है, वोट देने का दबाव बनाया है, धमकी दी है। साथ ही चुनाव ड्यूटी में तैनात आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। महिला ने एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील की है।
दो बातें यहां पर समझिए। एक तरफ अमित शाह है और अमित शाह वो ये कह रहे हैं कि भैया घबराना मत, सीआरपीएफ अभी अगले 60 दिनों के लिए यानी अगले 2 महीने के लिए और रहेगी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, वो कह रही है कि ये बंगाली अस्मिता को चूर चूर करना चाहते हैं। पहले जरा अमित शाह को सुन लेते हैं और फिर इस पर आगे बात करते हैं। भाइयों बहनों, 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। अमित शाह ने इस चुनाव के दौरान बार बार हर जगह पर जाकर के यही तुर्रा दिया है कि सीआरपीएफ यहां पर रहेगी, सीआरपीएफ यहां पर रहेगी, सीआरपीएफ यहां पर रहेगी। सीआरपीएफ सीएपीएफ उसका काम है कि अगर कहीं पर गुंडागर्दी हो रही है तो उसको रोकना। लेकिन अमित शाह जिस तरीके से बता रहे हैं, जिस तरीके से कुछ अधिकारी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको लेकर के जो पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि साहब ये तो राजनीतिक कार्यकर्ता वाला काम है, ये काम किसी अधिकारी का काम नहीं है, बल्कि ये शुद्ध रूप से कोई कार्यकर्ता जैसे काम करता, किसी पार्टी का किसी दूसरे राज्य से ले जाकर के कोई कार्यकर्ता ले जाया जाता है, वो जो काम करता है वो काम कुछ अधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी वो बंगाली अस्मिता का जो है वो मामला उठा रहे हैं, और वो जानते हैं कि ममता बनर्जी अगर किसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है तो बंगाली अस्मिता का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, बंगाल के आदमी को हजम ही नहीं करना चाहते हैं, और बंगाल का आदमी इनकी आंखों में चुभता है। और बंगाली अस्मिता के सहारे वो ये बता रहे हैं कि चाहे वो टीएमसी का आदमी पिटे या भाजपा का आदमी पिटे, पिट तो बंगाल का ही आदमी रहा है। ये लोग बाहरी आकर के बंगाली को मार रहे हैं, और अगर इनकी कहीं से सरकार आ गई तो ये बंगालियों को ऐसे ही पकड़ पकड़ करके पीटेंगे। इस तरह का नैरेटिव वो टीएमसी की तरफ से चलाया जा रहा है। और अमित शाह बार बार अपने लोगों से, अधिकारियों से, इन सब से कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, 60 दिनों के लिए अभी सीआरपीएफ और रहेगी। और मैं आज भी ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर देना। देखिए, ममता बनर्जी के सामने जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं अमित शाह, इसका मतलब साफ है। इसका मतलब यह है कि एक तो अपने कैडर में, अपने कार्यकर्ताओं में अमित शाह को जोश भरना है कि ठीक है, लड़ जाओ, देख लेंगे हम लोग, कुछ नहीं होगा तुमको, भिड़ जाओ तुम, देख लेंगे हम लोग। और दूसरा, दिल्ली में बैठे गोदी मीडिया के पत्रकारों में हवा भरनी है कि नहीं, हम ही आ रहे हैं। ये चित्रा त्रिपाठी का आप ट्वीट देखिए। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कॉन्फिडेंस और कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान से पूरी तरह से साफ है कि बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। अब ये इस बात को नहीं बताएंगे कि अमित शाह पिछली बार 200 सीटें दे रहे थे, हालांकि 215 सीटें टीएमसी की आ गई, और बीजेपी 2 अंक से ऊपर नहीं जा पाई। डबल डिजिट में ही बीजेपी पहुंच पाई, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट के अंदर। अब की बार बीजेपी अगर पहुंचेगी तो ट्रिपल डिजिट में तो पहुंच सकती है, लेकिन क्या बंगाल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ भाजपा करने जा रही है टीएमसी का? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक बार जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 15 साल में 5 चुनाव हुए हैं और 5 चुनाव टीएमसी, हर बार 5 चुनाव में टीएमसी जीती है। 2021 में उपचुनाव हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी वो जीती, और हार जीत का अंतर जो है वो 58,000 वोट रहा। 2021 में ही एक और चुनाव होता है और यहां पर भी ममता बनर्जी की पार्टी वो जीतती है और बीजेपी हार गई, 28,000 का अंतर रहा।
2016 के अंदर फिर से चुनाव हुआ जहां पर ममता बनर्जी वो जीत गई और बीजेपी वो हार गई। ये भवानीपुर की सीट का मैं आपको नतीजा बता रहा हूं। भवानीपुर के अंदर ममता बनर्जी वो कितनी स्ट्रोंग है इसको आप देख लीजिए। और ममता बनर्जी हर बार जो है वो वहां से जीती है। और एक बार पिछली बार जहां पर शुभेंदु अधिकारी के सामने वो चली गई थी और शुभेंदु अधिकारी के सामने जो है वहां पर जाकर के ममता बनर्जी को केवल 1900 वोटों से हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन ममता बनर्जी फिर भी कम से कम बंगाल को बचा पाई थी। तो एक ट्रम्प कार्ड एक तरीके से ममता बनर्जी ने जरूर खेला था। और इस बार ममता बनर्जी वो किस तरीके से चुनाव में माहौल बना पाई है, कितना चुनाव पर उनकी पकड़ है और कितना उनका कार्यकर्ता वो घर घर तक है। अभिषेक बनर्जी वो भी कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद में हम भी इनको बता देंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा फोर्स लगी है और पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर फिर भी हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से कल ही ममता बनर्जी की एक सांसद उन पर हमला बोल दिया गया, भाजपा के नेताओं के ऊपर भी पिछली बार पहले चरण के जो चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। तो दूसरा चरण का जो चुनाव है, जो सबसे कांटे का चुनाव है, भाजपा के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में तो बीजेपी ये मान करके चल रही है कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर ये सब छोड़ करके और बाकी जगह पर हमारा दबदबा रहेगा, नॉर्थ बंगाल में हमारा दबदबा रहेगा, भाजपा ये मान करके चल रही है। लेकिन अब जो दूसरा चरण का चुनाव है, इस दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी के लिए खासी मुश्किलें हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी क्या वो 1500 और 3000 वाला मामला वो यहां पर काम करेगा? ममता बनर्जी वो महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दे रही है और बीजेपी ने 3000 का वादा किया है। अब ये जो कार्ड है वो हर चुनाव में चला है, बिहार में चला, दिल्ली में चला, हरियाणा में चला, महाराष्ट्र में चला और जहां जहां जिस जिसकी सरकार हुई, हालांकि दिल्ली इसमें एक अपवाद जरूर है क्योंकि वहां पर एलजी ने जो है वो अरविंद केजरीवाल की फाइल अटका दी थी। तो जहां जहां पर महिलाओं को पैसे डायरेक्ट दिए गए वहां वहां पर सरकारें रिपीट हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रिपीट हो गई, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रिपीट हो गई, नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन ये जो पैसे वाला कार्ड है, या झारखंड के अंदर आप कहिए, झारखंड के अंदर भी हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट हो गई। तो जो पैसे वाला मामला है वो ममता बनर्जी के हाथ में है और ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री है। एक बड़ा तबका जो युवा तबका है, जेनजी है, और उसमें जो महिलाएं हैं वो भी कम से कम महिला सुरक्षा के मामले में पश्चिम बंगाल को, कोलकाता को बाकी शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुरक्षित मानती है। तो ऐसे में क्या वाकई बीजेपी का कोई कार्ड चल भी पाएगा? और ये पूरा चुनाव अगर एक तरीके से आप देखें तो ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह ये चुनाव रहा। अब ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह जब ये चुनाव रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से अमित शाह घिस घिस करके, चिराग घिस घिस करके मुद्दे निकाल रहे थे, वो लोगों के बीच में कहीं पर पकड़ बना भी पाएंगे? इस चुनाव के अंदर एक और बड़ा मसला देखने को मिला और वो था हुमायूं कबीर का मसला। कहीं जिक्र नहीं है। और हुमायूं कबीर ने जैसे बाबरी मस्जिद वाला मसला उठाया था, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और लोग एक तरीके से ममता बनर्जी को लेकर के उनका खात्मा लिखने लग गए थे कि अब तो मुसलमान भी छिटक जाएगा, ये हो जाएगा, ओवैसी ने गठबंधन कर लिया। और फिर पता चला कि साहब इनकी तो सीडी आ गई है और 1000 करोड़ में ये बीजेपी के साथ में डील कर रहे हैं। और वो मामला जैसे ही निकल करके सामने आया, ओवैसी का गठबंधन टूट गया, ओवैसी फिर दिखाई नहीं दिए। और दूसरी तरफ
हुमायूं कबीर वो भी बिल्कुल बर्फ में लग गए और ओवैसी इस बात को समझ गए कि ये बंगाल का मुसलमान अलग मिजाज का मुसलमान है, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाता तो वो एमआईएम के साथ कहाँ चला जाएगा। वो बिहार नहीं है, वो बंगाल है। बिहार में फिर भी एमआईएम की जो बात बन गई थी 3-4 सीटों के ऊपर, लेकिन बंगाल में मुश्किल हो गई और ओवैसी कुछ खास प्रचार करते हुए नजर भी नहीं आए। लेकिन हुमायूं कबीर को बीजेपी ने इस्तेमाल करने की जरूर सोची, क्योंकि कुछ न कुछ तो हो सकता है कि जा ही चुका हो। आप समझ गए होंगे क्या जा चुका होगा। लेकिन जब तक पूरी बंगाल के अंदर या बंगाली जो मुसलमान है उसके अंदर वो हुमायूं कबीर एक्सपोज हो चुके थे। हालांकि वो तो पहले दिन से एक्सपोज थे, लेकिन जब वो 1000 करोड़ वाली जब डील की कैसेट सामने आई, वो सीडी सामने आई, उसके बाद में तो उनका चश्मा पूरी तरह से बदल गया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम। अरे ममता दीदी, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और ममता दीदी इसके चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर से बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आज की रात जिस तरीके से कांटे की रात है, और आज की रात बहुत आप यूं कहिए कि अधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, ऑब्जर्वर्स के लिए, आईपीएस अजय शर्मा जैसे लोगों के लिए बहुत भारी एक तरीके से होने वाली है। और कल का जो दिन है वो भी आप ऐसे ही मत मान करके चलिए कि चलिए दिन का उजाला हो गया तो सब कुछ अब ठीक ठाक है। बंगाल में जब तक आखिरी वोट ना पड़ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, और उसके बाद में फिर वो कहां कहां पर स्ट्रोंग रूम में क्या क्या हुआ है, किस किस तरीके से हुआ है, वो कहानी तो अभी आगे चलेगी। बहरहाल अभी तो कल के दिन का इंतजार है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।